हेलो इन्वेस्टर्स, बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन के अंदर कि ये बाज़ार इतना क्यों गिर रहा है और ये कब तक गिरेगा और ये गिरावट कब थमेगी। हमें हमारा पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना चाहिए। तो आज हमारे पास हैं फंड्स प्रू के एल्डस वेल्थ से मिस्टर पंकज पंचारिया। तो हम उनका स्वागत करते हैं। हेलो मिस्टर पंकज जी, कैसे हैं थैंक आप? बढ़िया गोपाल जी, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। तो हमारे इन्वेस्टर्स से सबसे ज़्यादा अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो यही है कि ये बाज़ार इतना क्यों गिर रहा है। देखो, बाजार गिरने के मल्टीपल रीजंस है सर, एंड मार्केट हर बार नया रीजन भी ढूंढ ही लेता है। बिल्कुल। इस बार के रीजन को यदि अपन आइडेंटिफाई करें, एक तो जुलाई में जो कैपिटल गेन इंक्रीज किया था, उसके बाद में जीडीपी का रफ्तार है वो थोड़ा स्लो हो गया। स्लो हो गया। कंपनीज की जो अर्निंग है मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं आई। अच्छा। उसके बाद में ट्रम्प साहब का टैरिफ लगाना ओके। एंड रुपी का डेप्रिशिएट होना, तो मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स है जिसको अपन काउंट कर सकते हैं। ओके। बट मार्केट हर बार नया रीजन ढूंढ ही लेता है साहब गिरने का। और दूसरा ये कि सर, आप यदि 2022 से 2024 तक का मार्केट्स का रनअप देखें तो लार्ज कैप लेवल पे मार्केट ऑलरेडी 60 से 70% चला था। बिल्कुल। और मिड एंड स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो मोर देन लाइक 100% अप हो ग्रो गया कर था, लिया। जहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशन भी डिस्कम्फर्ट हो गया था। और जब एक बार आप इतना रन कर लेते हैं तो थोड़ा कूलिंग ऑफ पीरियड मार्केट्स में आता ही है साहब। बिल्कुल। तो ये गिरावट कोई नई नहीं है सर, ये एक रूटीन और हेल्दी करेक्शंस है जिससे जो लीवरेज है मार्केट से आउट हो जाएगी। जो सेक्टर विदाउट अर्निंग के चल रहे हैं वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। और जब भी ये डस्ट सेटल डाउन होगी तो बहुत एक हेल्दी मार्केट्स अपने लिए रहेगा जो आगे के रन के लिए तैयार रहेगा। कुल मिला के ये बाजार घबराने जैसी कोई बात नहीं है। देखो साहब, जो निवेशक 2020 के बाद आए हैं उन्होंने क्या है कि ज़्यादा मंदी नहीं देखी है। बिल्कुल नहीं। बट थोड़ा आप मार्केट के पास हिस्ट्री में जाते हैं, इंडिया का नहीं कोई भी मार्केट्स आप लीजिए, एक बार जब इंडेक्स 100% चल जाता है तो उसके बाद में करेक्शंस आना स्वाभाविक है सर। तो फिर बाजार में क्या होता है कि इस तरह की खबर आती है कि निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूबे। तो जो नए निवेशक हैं या जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो उस न्यूज़ को कैसे लें, मतलब। अब आप अपने इंडियन मार्केट के संदर्भ में भी लें तो आज से 3 से 4 साल पहले अपना जो इंडिया का जो शेयर मार्केट था उसका वैल्यूएशन अराउंड 1.5 से 2 लाख करोड़ के आसपास का पूरा शेयर मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन था, और जो ऑलमोस्ट बढ़ के 450 से 500 लाख करोड़ हो गया। ठीक है। मतलब जो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया। हम्म। तो इन्वेस्टर्स को ये भी देखना चाहिए, जब 200 लाख करोड़ का वेल्थ क्रिएट हो सकता है तो उसमें से यदि 10% 20% निकल भी गया तो एक वो रूटीन एक हेल्दी करेक्शन है वो। ओके। जो मार्केट्स के जो अपन रूटीन जो एक्सरसाइज लेते हैं, जो एक एक्सेसिव जो बिल्डअप हो जाता है लीवरेज की वजह से, एक जो फोमो होता है मार्केट्स में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और फिर इन्वेस्टर्स का जो बिहेवियर होता है कि पास्ट का रिटर्न देख के वो नया पैसा इन्वेस्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें मार्केट्स अपने आप करेक्ट कर लेता है साहब। तो अब ये गिरावट कब थमेगी? देखो साहब, थमने की अपन बात करें एग्जैक्ट पॉइंट तो कोई नहीं बता सकता। बट मैं उसको वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लूँ कि अभी जो निफ्टी है इस फाइनेंशियल ईयर में, निफ्टी का जो ईपीएस है अराउंड 11 टू 1150 के आसपास है। और नेक्स्ट ईयर यदि 8-10% का ईपीएस ग्रोथ रहता है तो वो 1250 के आसपास पहुंच जाता है यदि ईपीएस। और 22,000 की निफ्टी और 1250 का ईपीएस यदि 25 और 26 के लिए है तो मार्केट की जो फॉरवर्ड अर्निंग है जो मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है वो 18 के नीचे आ जाएगा। तो एक बहुत ही कंफर्ट लेवल आ जाता है मार्केट्स के लिए। एक जो माउथ वाटरिंग जो लेवल है उस वो तो थोड़ा और नीचे रहता है। बट अपन बोल सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस है इंडिया उसके नीचे आ गया है, तो वहां से फिर मार्केट्स को आगे करेक्ट करवाना थोड़ा टफ हो जाता है। ओके। और दूसरा देखें सर कि जो मार्केट्स को जो अपन ये कब सुधरेगा, आप जीडीपी का डेटा देखिए सर, जो लास्ट क्वार्टर का थोड़ा सा इम्प्रूव होके इम्प्रूवमेंट आया। हुआ है। फिर आप कमर्शियल व्हीकल की सेल्स आप देखिए जो काफ़ी हेल्दी आई। फिर आप जीएसटी का कलेक्शंस देखिए, वो बहुत पॉजिटिव नंबर्स उसमें से निकल के आए। तो जब ये सारे सेंटिमेंट्स है, सारे डेटा अपन क्लब टुगेदर करते हैं तो ऐसा इट सीम्स कि जो ये जनवरी फरवरी मार्च है ये थोड़ा अच्छा रहेगा जितना मार्केट्स ने एंटिसिपेट किया है उससे। एक सवाल और है सबसे बड़ा, वो ये है कि
क्या एसआईपी बंद कर देनी चाहिए? बहुत सारे न्यूसेंस बाजार के अंदर चल रहा है कि एसआईपी बंद कर दें। देखो साहब, ये जो एसआईपी बंद कर देना चाहिए, एक एडवाइज़र है या सेंसिबल इन्वेस्टर्स है, वो तो ऐसा नहीं करता है साहब, है ना? इसके लिए एडवाइस करता है। ये सब सोशल मीडिया का क्रिएट किया हुआ एक फोमो है, जिसको अपन बोलते हैं। तो आप ये देखिए साहब, एसआईपी करते क्यों हैं हम लोग? बिकॉज़ जब आप एसआईपी करते हैं, जब फर्स्ट टाइम आपका डिस्कशंस होता है या इसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, एसआईपी उस टाइम के लिए किया जाता है कि जब मार्केट्स गिरेगा, जो पैसा आप बुल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, सेम पैसा यदि आप बेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स है वो ज़्यादा मिल जाते हैं ज़्यादा साहब, मिलते क्योंकि हैं, एनएवी obviously। गिर जाता है। जो 10 बिल्कुल। का एनएवी गिर के 8 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। तो अभी इन्वेस्टर्स को खुश होना चाहिए कि हमारी एनएवी नीचे है, तो यूनिट्स हमें ज़्यादा मिलेगी। यस, पॉजिटिव चीज़ यही है देखने यस, लायक, यस, यस, पॉजिटिव यस। चीज़ ये देखने लायक। और आप देखेंगे साहब, बेयर मार्केट में जो एसआईपी कंटिन्यू रही है ना, नेक्स्ट बुल मार्केट में उसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। बिल्कुल। और ज़्यादातर जो निवेशक हैं साहब, वो पिछले 3, 4, 5 साल में ही आए हैं, तो उनका क्या है कि एक नेगेटिव वाला एक्सपीरियंस नहीं रहा है मार्केट में। बट आप मार्केट्स का कोई भी आप बड़े इन्वेस्टर्स को लीजिए, जिनका नाम सुनते हैं, जिनको बारे में सुना है, जिनको पढ़ते हैं, कि मार्केट्स के 4 फेज है रिटर्न के साहब, हाई रिटर्न, लो रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न और नो रिटर्न्स। बिल्कुल। तो यदि आपको वेल्थ क्रिएशंस की जर्नी में बने रहना है और फाइनली आपको अपना फाइनेंशियल गोल अचीव करना है, तो आपको साहब ये चारों फेज देखने ही पड़ेंगे। तो कहने का मतलब अगर किसी की 10-15 साल की एसआईपी है, तो आपको 2-3 साल के या डाउनफॉल अगर आता भी है आपका, मैं कहता हूँ अगर कंटिन्यू 2 साल भी चल गया, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा मिल रही है, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मतलब उसे खुश होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। देखो जब बेयर मार्केट होता है, नोबडी लाइक्स बेयर मार्केट, बट साहब ट्रू सेंस उसका ये है कि आप 2-3 साल का यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तब एसआईपी करनी ही नहीं चाहिए साहब। ओके। आप एसआईपी करने का जो मेन टारगेट या जो मेन अपन जो एम होता है अपना, आपका 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स होना चाहिए। बिकॉज जब आप इतना लंबा ड्यूरेशन अपने पास रखते हैं, तो मार्केट्स की 2 या 3 बुल साइकिल आप देख लेते हैं, 2 या 3 बेयर साइकिल आप देख लेते हैं। जब इतने नंबर ऑफ साइकिल आपका पोर्टफोलियो मार्केट्स में देख लेता है, तो जो आपके यूनिट्स हैं, उनके जो एवरेज कॉस्ट है वो बहुत नीचे चली जाती है। आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है वो बहुत कम रह जाता है, और उसका जो एक्चुअल गेन होता है वो बहुत ऊपर तक निकल जाता है। तो और ये इसीलिए एसआईपी का जो कंसेप्ट है वो इजाद किया गया था कि इन्वेस्टर्स थोड़ा पैसा लगा सके और थोड़ी थोड़ी बचत करके कैपिटल मार्केट्स में अपनी भागीदारी ले सके, और लॉन्गर टर्म में जो अपना कंट्री एक डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की जो जर्नी तय कर रही है, उसके तरीके में भागीदार बन सके वो। तो अभी सेक्टोरल फंड्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया है, तो अभी सेक्टोरल फंड्स में किसी पोर्टफोलियो के अंदर किसी क्लाइंट को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना % करना चाहिए, इसका कुछ बताएं आप। सेक्टोरल फंड की जो थीम है सर, नॉर्मली आपका जो पोर्टफोलियो है सर, उसको 10 to 15% से ज़्यादा सेक्टोरल फंड में लेना नहीं चाहिए। ओके। और नॉर्मली क्या होता है कि सर, इन्वेस्टर्स सेक्टोरल फंड्स जो 20, 25, 30% रिटर्न पिछले 2-3 साल में डिलीवर कर चुके हैं, वहाँ वो नया पैसा लेके आते हैं। बट नॉर्मली हम देखते हैं कि सर, जिस फंड ने या जिस पर्टिकुलर सेक्टर ने 2 या 3 साल 25-25, 30-30% CAGR का रिटर्न डिलीवर कर दिया है, तो वहाँ सर वैल्यूएशंस ऑलरेडी बहुत एक्सेसिव प्रीमियम पे चली जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ से इंक्रीमेंटल पैसा बनना बहुत टफ हो जाता है। तो जब कोई फंड है जिसने ऑलरेडी 20-30% का रिटर्न पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूस दे रहा है, तो वी शुड अवॉइड दैट फंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आपके कहने का मतलब कि जब पर्टिकुलर एक सेक्टर अपने डाउनफॉल के अंदर हो, अगर उसके अंदर अपनी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर दें, और अगर वो डाउनफॉल या उस सेक्टर के अंदर गिरावट अगले 1-2 साल रहती है, तो ये बेहतर तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का? देखिए सर, जैसा वॉरेन बफेट सर बोलते हैं कि मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स के 2 ही रूल हैं कि फर्स्ट डोंट लूज द कैपिटल, और दूसरा है कि डोंट फॉरगेट द रूल नंबर 1। तो अब मार्केट्स में गिरता कोई सेक्टर है, मार्केट को चलाता कोई और सेक्टर है, जब नेक्स्ट जो बुल रन लेता है, तो आप बेटर है कि आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड फंड्स में रखिए, जहां ऑलमोस्ट मार्केट्स के सेक्टर्स कवर हों, ऑलमोस्ट मार्केट्स सेक्टर के कैप्स कवर हों, तो जिससे क्या है कि एक हेल्दी रिटर्न बनने के चांसेस ज़्यादा बन जाते मतलब हैं। आपका पोर्टफोलियो के अंदर पूरा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप सब तरह के फंड्स होने चाहिए। हाँ, उतने ज़्यादा भी फंड्स नहीं हो, आप लार्ज रखते हैं, मिड रखते हैं, स्मॉल रखते हैं, या फ्लेक्सी या मल्टी,
तो आपका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट कवर कर ही देता है वो मैंने सारी बहुत सारे चीजें। इन्वेस्टर्स के ऐसे पोर्टफोलियो देखे हैं जिन्होंने क्या है, पिछले रिटर्न्स फंड के देख के और उनमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे स्मॉल कैप में, मिड कैप में। हम्म। तो अब उनको क्या करना चाहिए? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको एक पर्टिकुलर एक ही फंड में या पर्टिकुलर एक स्कीम में सारा पैसा नहीं डालना चाहिए, ठीक है। बिकॉज आपको डाइवर्सिफिकेशन तो करना ही चाहिए जस्ट टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। बट ठीक है, आपने SIP स्टार्ट कर दिया है कुछ पर्टिकुलर एक फंड में, नहीं, लमसम इन्वेस्ट कर दिया है। लमसम इन्वेस्टमेंट्स कर दिया है, यस। तो अब ये है कि साहब यदि आपका इन्वेस्टमेंट्स 3 से 5 साल पुराना है तो साहब वो आज भी पॉजिटिव है, चाहे जी मार्केट्स हाँ। कुछ भी कर रहा है। बट मैंने अभी 2-3 महीने पहले किया है। तो साहब उसको आप एवरेज आउट कीजिए साहब, यदि आपका लिक्विडिटी कंडीशंस आपको अलाउ करता है तो आप उसको एवरेज आउट कर सकते हैं, बट वो भी आपका फाइनेंशियल गोल माइंड में रख के, आपका एसेट एलोकेशंस माइंड में रख के। बट वन थिंग एवरीवन शुड मेक श्योर कि यू शुड नेवर बोरो मनी एंड इन्वेस्ट इनटू द मार्केट्स, बिकॉज ये बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है। बिकॉज आप बोरो करके मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो, एक तरफ आपका ब्याज लग रहा है, दूसरी तरफ रिटर्न की कोई सर्टेनिटी नहीं है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम पे, तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और वही पैसा आप इन्वेस्ट करो जो 3-4-5 साल आप उस पैसे के बगैर आप अपना काम चला सकते हो, जो आपकी बिल्कुल। सरप्लस लिक्विडिटी है। बिल्कुल। अभी SIP के बारे में तो बहुत सारे लोग बात करते हैं। अभी ये STP और SWP, इसके बारे में बताएं आप। सर देखो, जो हम लोग जो वेल्थ मैनेज करते हैं या जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जो मैनेज करती है, वेल्थ के हम लोग उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं साहब। वेल्थ क्रिएशंस, दूसरा वेल्थ प्रिजर्वेशंस और थर्ड इज वेल्थ ट्रांसमिशंस। ओके। ट्रांसमिशंस बोल दीजिए, वेल्थ कंजम्पशंस बोल दीजिए। जब आपका वेल्थ क्रिएशंस का जो टाइम है वो आप SIP के थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लमसम करते हैं, उस पैसे को एक्यूमुलेशन जो फेज जिसको हम बोलते हैं। ओके। और फिर जब वो वेल्थ आपकी क्रिएट हो जाती है तो उसको फिर आप एसेट एलोकेशंस करके, डेट, इक्विटी, गोल्ड में डाइवर्सिफाई करके उसको आप प्रिजर्व करते हैं। जब कभी ऐसा कोई मार्केट्स फॉल आए उससे, या और भी कोई रीजंस हो सकता है जिससे आप उसको वेल्थ को, अपना जो वेल्थ बन गया उसको प्रिजर्व करना है। देन फिर वेल्थ का जो कंजम्पशन फेज आता है, जब जो आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट हो गई उससे आप पैसा निकाल रहे हो ना रेगुलर बेसिस, मंथली बेसिस, बिल्कुल। तो वो एक SWP बन जाता है। ठीक है। तो जो इन्वेस्टर्स यंग है, जिसके फाइनेंशियल गोल यहाँ से 10 से 15 साल 20 साल दूर है, उनको तो SWP के बारे में अभी सोचना भी नहीं चाहिए सर। उनको तो फर्स्ट वेल्थ पहले क्रिएट करना है सर। तो वेल्थ एक्यूमुलेशन करे वो, एक्यूमुलेशन करे वो, जो मार्केट्स में जो फेज मिल रहे हैं, जो डाउन साइडिंग मिल रही है, उसमें उनको एक्यूमुलेशन करना चाहिए, रिमेन इन्वेस्टेड रहना चाहिए और मार्केट को टाइम करने का कोशिश नहीं करना चाहिए सर, बिकॉज टाइमिंग इज द बिगेस्ट और टफेस्ट थिंग टू डू इन द मार्केट। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ये भी प्रश्न आता है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया, पिछले 1-2 साल में रिटर्न भी बनाया, अभी इस गिरावट के बाद में हमारे रिटर्न कम हो गए हैं, तो क्या मुझे वो सारा पोर्टफोलियो बेच देना चाहिए था? मैंने वो गलती कर दी, मैंने नहीं बेचा, तो उन इन्वेस्टर्स को क्या कहेंगे आप? उसको सर मैं थोड़ा दूसरे आइडिया से लेता हूँ सर। इन इंडिया प्रॉपर्टी एंड गोल्ड इज ट्रीटेड लाइक ए बॉय चाइल्ड। अच्छा। हाँ, और जो कैपिटल मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट्स है वो एज ए गर्ल चाइल्ड ट्रीट होता है। ओके। तो जब इन्वेस्टमेंट्स अपन दूसरे एसेट्स में करते हैं तो वी ऑलवेज हैव ए विजन, लाइक लॉन्गर टर्म का होता है कि यार ये 5 साल 10 साल 20 साल रखूंगा या नेक्स्ट जनरेशन को इसको ट्रांसफर करूंगा मैं। हाँ, प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो ठीक है, मैं इसको तो 15 साल देखूंगा भी नहीं, और नेक्स्ट जनरेशन के लिए मेरा ही है। गोल्ड परचेज कर लिया तो मुझे तो इसको बेचना ही नहीं है, मैं ला के रख लूंगा घर में, रख लूंगा। और इक्विटी ले लिया है तो म्यूचुअल फंड ले लिया है तो बस वो ऐप के अंदर डेली उसके रेट चेक बस दूसरे दिन ही साहब, दूसरे दिन ही। तो क्या एक साहब, एक तो ये फ्रीक्वेंट जो वॉचिंग है ये आपके बहुत ज्यादा टेम्पटेशंस क्रिएट कर देती है, आपके अंदर है वो। अब ठीक है सर, आपने 1-1.5 साल पहले इन्वेस्ट किया है, अभी वो पोर्टफोलियो फ्लैट होगा या लिटिल बिट नेगेटिव होगा। यदि आपका होराइजन 5 इयर्स 10 इयर्स है तो साहब आज से 5 साल बाद के देखोगे ये गिरावट आपको कुछ भी नहीं लगेगी साहब। मार्केट साहब इससे पहले भी गिरे हैं, इससे पहले इससे ज्यादा भी गिरे हैं मार्केट्स। 54% तक गिरा है, 63% इवन 2008 में, जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया था। यस यस। और आप उससे पहले जाइए, .com का जो बबल था, जो रिसेंट आप कोरोना काल का देखिए आप, बहुत गिरा। तो मार्केट्स और इकोनॉमी साहब पैरेलल चलते हैं। इकोनॉमी यदि ग्रो कर रही है यहाँ से 10, 15, 20 इयर्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है इकोनॉमिकल वाइज में, तो साहब मार्केट्स भी यहाँ से 3x 4x 5x क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल। शॉर्टर पीरियड में पेन रहेगा बट लॉन्गर टर्म में ये पेन ही आपको गेन देगा। तो कुल मिला के अभी पेशेंस रखना चाहिए, अगर एक्स्ट्रा मनी है तो हमें यूनिट्स और लेनी चाहिए STP के थ्रू, वीकली STP के थ्रू,
और अभी एक क्वेश्चन और है कि एसआईपी मैं करूं, कितने अमाउंट की एसआईपी करूं और कितने समय तक करूं? देखो ये भी ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। हाँ, देखो ये डिपेंड करता है आपकी इंडिविजुअल अर्निंग कैपेबिलिटी पे सर। ठीक है। बिकॉज़ जो आप मंथली अर्न कर रहे हैं और आपके जो रूटीन के एक्सपेंसेस के बाद आप जो सेव कर पा रहे हैं, भाई एक्सपेंसेस करने के बाद तो जो कुछ आप बचता ही नहीं है। नहीं देखिए वो बोलने की बात है, पर सर जैसे-जैसे अपना डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है सर, जो मार्केट्स में जो फ्लोज आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली सेविंग तो बढ़ ही रहा है पब्लिक का। बट ये कि आप अपनी अर्निंग का यदि 20-25% भी सेव कर लेते हैं ऑन अ मंथली बेसिस, वो बहुत एक अच्छा और हेल्दी माना जाता है। तो 20% मैं अपना सेविंग करके रखूं और उसको इन्वेस्ट करना है नहीं, मुझे। फिर आप उसको फाइनेंशियल गोल से लिंक कीजिए। अच्छा। अब सपोज करो आपके बच्चों की पढ़ाई, उनका हायर एजुकेशंस, उनके मैरिजेस, खुद का रिटायरमेंट्स, आप ओके। कौन सी एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। हम्म। आप 40s में स्टार्ट कर रहे हैं, 30s में कर रहे हैं, 50s में कर रहे हैं, कितना लॉन्ग टाइम इन्वेस्टेड रहेंगे मार्केट्स में, बिल्कुल। वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड होता है सर। बिल्कुल। बट ये नहीं है कि सर कोई भी रैंडम अमाउंट ले लिया। बेटर है कि डिसाइड योर फाइनेंशियल गोल फर्स्ट, देन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स। तो क्या है कि ओके। आपका जब जो फोलियो या इन्वेस्टमेंट्स गोल से लिंक रहेगा तो एक इमोशनल अटैचमेंट भी उससे रहता है, और यू विल हैव ए पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग। एक क्वेश्चन और आता है, आजकल क्या गोल्ड के प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि हम गोल्ड में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करें, तो क्या डीमैट और म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? देखिए साहब, गोल्ड बहुत अच्छी एसेट्स क्लास है। एक देखो, बीइंग ए फाइनेंशियल एडवाइजर, एसेट्स जो बेसिकली फोर है, प्रॉपर्टी है, देन गोल्ड, देन फिक्स डिपॉजिट या डेट, और फिर कैपिटल मार्केट्स। आपके पास एक संतुलित बैलेंस होना चाहिए सबका। इट्स लाइक अ बैलेंस डाइट इज अ गुड फॉर हेल्थ, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन डिफरेंट एसेट्स इज गुड फॉर वेल्थ। ओके। तो आउट ऑफ दिस फोर एसेट्स एक या दो एक टाइम अच्छा करती है साहब। बिल्कुल। तो आपको ना ही एक एसेट्स पे एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए और ना ही दूसरी एसेट्स पे बहुत ही अंडर इन्वेस्टेड रहना तो चाहिए। फिर अगर पोर्टफोलियो में गोल्ड में मेरा इन्वेस्टमेंट रखना है, मुझे हम्म। कितना परसेंट मैं रख सकता हूँ? देखो साहब, वो अब डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल क्या फाइनेंशियल गोल है, बट एटलीस्ट 10 to 15% यू कैन हैव ए लाइक गोल्ड इन योर पोर्टफोलियो। तो जो एक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई ईटीएफ में या फिजिकल लेके रखना चाहिए? देखो, फिजिकल गोल्ड में थोड़ा इनकन्वीनियंस ही रहता है, बिकॉज यू कैन नॉट गो विद द स्मॉल अमाउंट। फिर उसका हैंडलिंग चार्जेज है, विद कैरी कॉस्ट है, वो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। ओके। बट इफ़ यू गो एंड इन्वेस्ट बाय ईटीएफ है, या जो फंड्स ऑफ फंड्स हो गए उनके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको एक छोटे अमाउंट के साथ आप गोल्ड को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 1000, 2000, 5000 5000, कितने भी अमाउंट से कोई कीजिए भी सर अमाउंट आप। से स्टार्ट कर सकते हैं। उसको बढ़ाना है, घटाना है, एज पर योर हम्म। पर्सनल नीड। और जब आपको इसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको यूनिट्स को रिडीम करके यू मे गो एंड परचेज फ्रॉम मार्केट्स। तो एक एक्यूमुलेशंस के लिए बहुत आसान तरीका है। एक क्वेश्चन और आता है जब भी मैं काफ़ी इन्वेस्टर से मिलता हूँ, हम्म। कि एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूँ, अपने खुद के नाम से कर लूँ, मेरा बच्चा है मेरे बच्चे के नाम से कर लूँ, क्या बच्चे के नाम से एसआईपी करने का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है? देखिए, जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, कोई सा भी फंड हो, वो इन्वेस्टर्स का एज देख के रिटर्न्स डिलीवर नहीं करता है। बिल्कुल। बट ये तो इसलिए होता है कि आप जो एसआईपी कर रहे हैं उसका कोई ना कोई पर्पज होगा। यदि आप उस एसआईपी का पैसा बच्चे की पढ़ाई के लिए या उसकी मैरिज के लिए या और भी कोई रीजंस के लिए यूज करते हो, और उसी के नाम पे इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट रहता है साहब। बिल्कुल। तो वो एक रीजन हो सकता है, बट आप रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है सर। आप सही कह रहे हो, बहुत सारे पोर्टफोलियोज मैंने देखे हैं कि अगर बच्चे के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो विड्रॉल होता ही नहीं है, बाकी जो पोर्टफोलियो वो पूरा खाली हो जाता है कई बार। बिकॉज वहाँ एक एक भावनात्मक जुड़ाव है ना उसके साथ में, बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। बच्चा बड़ा हो रहा है, हाँ। आपको मार्केट्स है या नहीं है, पोर्टफोलियो है या नहीं है, पर स्टडी के लिए खर्च तो करना ही पड़ेगा इस चीज़ आपको। पे बहुत ध्यान रखें इन्वेस्टर्स, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के नाम से एसआईपी कीजिए। देखिए एसआईपी के रिटर्न्स वही आने वाले हैं जो आपके इंडिविजुअल अलग तरह के जो फंड्स आपने ले रखे हैं। तो क्या है कि आपका उससे इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म रहेगा, ऐसा सर कह रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म आप बने रहेंगे तो पैसा आपका बन जाएगा। नहीं, बेसिक रीजन ही यही है इसका। जी। बिकॉज आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह देखिए, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स देखिए, इवन अपन घर में भी जो गोल्ड परचेज करते हैं यही बोलते हैं कि यार ये तो बच्चों के काम आना है। बच्चों का मानना चाहिए। तो वाई नॉट, आपके म्यूचुअल फंड्स वो हैं, कैपिटल 7000 मार्केट्स वाला के गोल्ड आज भी पड़ा है, 1 पड़ा लाख रुपए हो है, 1 लाख गया। रुपए पड़ा है, वो भी पड़ा है। तो हाँ। आप सेम जो कहानी है, सेम जो स्टोरी आप इधर भी रिपीट कर सकते हैं।
बट ये है कि सर मार्केट्स में जो डाउन साइडिंग आ रही है उससे अपने को घबराना नहीं है सर, क्योंकि अल्टीमेटली आज 4.5 ट्रिलियन का जो अपना इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, अगले 15 से 20 साल में सर यहाँ से 15 से 20 ट्रिलियन का यदि इकोनॉमी बनता है, 7-8% का यदि अपना ग्रोथ रहता है, तो बहुत सी वेल्थ है वो आगे बनने वाली है सर। और फिर जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो नया पैसा मार्केट्स में आ रहा है, ये बहुत ताकत दे रहा है फंड हाउसेस को, कंट्री को, और इकोनॉमी के प्रोडक्टिव यूज में ये पैसा स्पेंड हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। तो कोई भी डेवलपिंग कंट्री होती है साहब, कैपिटल मार्केट्स का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। और बीइंग एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, जो हमारी कम्युनिटी है लोगों से कम्युनिकेट करती है कि इस विकासशील से विकसित भारत की जो एक जो जर्नी है, यात्रा है, उसमें अपने देसी निवेशक जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसी को ही फायदा मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज जब आप कंपनियों के प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हो, बट उनके शेयर प्राइस के जो रिटर्न्स है वो फॉरेनर्स लेके जा रहे हैं, या तो थोड़ा एक ऑकवर्ड सा सिचुएशन रहता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स आर वेलकम टू अस। अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर आएगी तो उनको भी आना ही होगा। नहीं देखो, ये तो एक मार्केट इज अल्टीमेटली मैटर ऑफ वैल्यूएशंस। बिल्कुल है। तो हमारा मार्केट है, सबके लिए वेलकम है, फॉरेनर हो, डोमेस्टिक्स हो, बट ये कि अपनी जो ताकत बढ़ रही है इन्वेस्टर्स के द्वारा, सिप के द्वारा, डीमेट्स के द्वारा। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा साहब, ये जो एक्सेसिव जो ट्रेडिंग्स है, आप डेरिवेटिव प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, या फंडिंग में आपका पोजीशंस है, या पॉपुलैरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो साहब वो वहाँ सबसे बड़ा पेन है। हाँ, कई क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि मैं शेयर्स में या डीमेट में इन्वेस्टमेंट कर दूं या म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दूं, वहाँ से कोई रेगुलर इनकम मेरा आ सकता है क्या? म्यूचुअल फंड में तो चलो फिर भी एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ आप बैठ के प्लानिंग कर सकते हो, एसडब्ल्यूपी के थ्रू पैसा आ सकता है। शेयर्स में, डीमेट में ट्रेडिंग करके रेगुलर इनकम आ सकती है क्या? सर, ये सबसे अनसॉल्व्ड स्टोरी है मार्केट का। यदि कोई सोचता है कि मैं बच्चों की फीस, घर के राशन का खर्चा, लाइट का बिल, मेडिकल एक्सपेंसेस रूटीन ट्रेडिंग करके निकाल सकता हूँ, दिस इज द बिगेस्ट लाई इन द वर्ल्ड सर। आप ये मान के चलिए, बिकॉज जो सेबी शो करता है, जो डिटेल्स बताता है, आप किसी से बात करते हैं, वीडियो देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ये सबसे टफेस्ट जॉब है मार्केट्स का। लगता बहुत इजी है, पर दिस इज द टफेस्ट जॉब। तो साहब, मार्केट्स में एक तो जो पॉपुलैरिटी है उसको आप अवॉइड करो, और जो एक्सेसिव जो आप करना चाहते हैं, 20%, 50%, 100% रिटर्न्स निकालना चाहते हैं, जो बड़े से बड़े फंड मैनेजर्स नहीं कर पा रहे हैं, मिलियंस जो मैनेजर कर रहे हैं, 15%, 20% है और आप उससे 50% लेना चाह रहे हो, तो बहुत टफ है साहब, बहुत टफ एक्सरसाइज। आप ठीक है, शॉर्टर पीरियड के लिए 2-4 महीने, साल भर के लिए आप कर सकते हो, बट उसको कंटिन्यूटी उसकी रखना बहुत ही टफ हो जाता है साहब। तो ये चीज़ें हैं, इन्वेस्टर्स को अवॉइड करनी चाहिए, बट आप लॉन्ग टर्म विजन रखिए, आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए 2, 5, 10 साल जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, और अपने फाइनेंशियल गोल्स रखिए, उसको अटैच करके आप इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, एक हेल्दी पोर्टफोलियो रखिए आप, मार्केट विल डिलीवर रिटर्न्स टू यू। थैंक यू वेरी मच पंकज जी। आज आपने बहुत सारा नॉलेज शेयर किया हमारे इन्वेस्टर्स के साथ। और इन्वेस्टर्स, आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसे लगा इसके बारे में कमेंट्स भी दीजिएगा, और आपके और भी कोई क्वेश्चन है जो मुझसे रह गए हैं, आप हमारे को मैसेज कीजिए, हमारे चैनल पे आप उसको कमेंट कीजिए और हमें बताइए आप। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट गोपाल जी, थैंक्स अ लॉट।